हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग हिस्ट्री के सीरीज़ में हिस्ट्री का टेस्ट जो कुषाण और भारत के विदेशी आक्रमण और गुप्ता से रिलेटेड है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये ISP के यानी इंडो ग्रीक कुषाण वगैरह जो लास्ट का था और गुप्ता रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ शैलियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये हिस्ट्री टेस्ट सीरीज सर का छठा नंबर का क्वेश्चन टेस्ट है। तो चलिए हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कुषाण कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मतलब कि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पूरा वर्ल्ड में यहाँ पे मध्य एशिया यहाँ पे यानी कि इंडिया यहाँ पे इसके ऊपर में पूरा ये मध्य एशिया कहलाता है। तो यहाँ से कुषाण का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुडुल कटफिसस थे। कुडुल कटफिसस थे ना, जो यूजी कबीला से आए थे मध्य एशिया से। फिर उसके बाद थर्ड नंबर, कुडुल कटफिसस किस प्रकार का सिक्का चलाया था? यानी कुडुल कटफिसस जो आया था तो वो सिक्का चलाया था। तो किस तरह का सिक्का चलाया था? तो सोना का सिक्का चलाया था। उसके बाद गुप्ता आएंगे जो शुद्ध सोना का चलाएंगे, फिर सिल्वर का चलाएंगे, ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा तो शुद्ध चलाएंगे, उसके बाद फिर सिल्वर चलाएंगे। चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन, गुप्ता वंश का अगला शासक कौन था? कुषाण वंश का अगला शासक कौन था? यानी कुषाण, कुडुल कटफिसस तो संस्थापक थे, उनके बाद भीम कटफिसस उनके बेटा, उसके बाद फिर कनिष्क रहेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कुषाण के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कुषाण के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क सबसे प्रतापी था ना, उसने बौद्ध संगीतियाँ करवाई, फिर उसने पूरा राजाभिषेक के टाइम में सिक्का चलवाया शाक्य वाला। ठीक है, फिर उसको मतलब अशोक की तरह उसको तुलना किया गया है ना। छठा नंबर क्वेश्चन, कुषाण कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो कब करवाया? 78 ईस्वी में करवाया। सातवां नंबर क्वेश्चन, कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? देखिए कनिष्क था ना, उन लोग आए ना तो अपना राजधानी में 3 जगह रखवाया, सांस्कृतिक राजधानी, फिर नॉर्मल राजनीतिक राजधानी। तो सांस्कृतिक राजधानी तो मथुरा नहीं, सांस्कृतिक राजधानी मसूद है, मसूद में रखा है। हाँ, और राजनीतिक राजधानी ना पेशावर रखा। पेशावर है ना, ये राजनीतिक राजधानी था। और एक और है मथुरा, और सांस्कृतिक राजधानी मतलब रखा ना मसूद। तो उसके बाद एक जगह और सांस्कृतिक से रिलेटेड जो भी और काम होता था ना, तो एक जगह और रखा पेशावर में राजधानी। तो 3 राजधानी था, ये सांस्कृतिक मसूद और पेशेवर राजनीतिक, और सांस्कृतिक से रिलेटेड कुछ कुछ काम पेशेवर में भी होता था, तो वहाँ पे भी राजधानी रख दिया। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करके किस दार्शनिक को अपने साथ ले गया था? किसको ले गया था? अश्वघोष को ले गया था। इन्हीं को ले गया पटना से आक्रमण करके, उनको पकड़ के। तो ये बौद्ध के चौथी बौद्ध संगीति में इनको उपाध्यक्ष रखा था, और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, ये धर्मघोष क्या है? ये तो बौद्ध का वो का चरक थे। कौन? चरक आएंगे, वैद्य रहेंगे, फिर नागार्जुन बहुत बड़े वैज्ञानिक, मतलब कि वो बहुत सारा सिद्धांत देते हैं, तो इनको भारत का आइंस्टीन भी बोला गया। तो इसका आंसर 8 का होगा अश्वघोष। अश्वघोष आदमी का नाम है, ये नहीं समझिएगा धर्मघोष जैसा, अश्वघोष। 9 नंबर, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीता का आयोजन कब और कहाँ करवाया? तो कहाँ करवाए थे? कुंडलवन में करवाए थे। तो प्रथम सदी में कुंडलवन में। कनिष्क के दरबार में चरक क्या था? वैद्य थे। वैद्य मतलब कि डॉक्टर। बुद्ध चरिता किसकी रचना है? बुद्ध चरिता किसकी रचना है? बी अश्वघोष की, जो पटलिपुत्रा से उसने लाया था पकड़ के। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। हाँ,
नागार्जुन को। भारत का आंसर नागार्जुन को। आर्यभट्ट ने तो उसी टाइम आर्यभट्ट थे तो जीरो की खोज, पाई की खोज, ये सब की खोज किया था। चरक तो वैद्य थे, रामानुज उनके वही नवरत्न में से थे। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बढ़ गया था? चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क ने करवाया था फर्स्ट एडी में, कहाँ करवाया था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। तो 2 भागों में बैठ गया था। कौन कौन सा? हीनयान में और फिर महायान में। हीनयान वाले जो बौद्ध के काम पे ही चलते थे, मतलब बौद्ध महात्मा बुद्ध जैसे बताए थे उसी पे निकल। महायान में थोड़ा सा मॉडर्न बन गया, वो क्या बोलते हैं मॉडर्न, मतलब कि वो ना सोना वगैरह पहन सकता था, आभूषण, फिर मीट मांस खा सकता था, इस तरह का वो सब, मतलब कि थोड़ा सा भोग वगैरह ज़्यादा करने लगा, सब कुछ कर सकता था, ये इजी और कर दिया महायान। सर्वाधिक सोना, 14 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सोना का सिक्का किसके शासन काल में जारी हुआ? सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना पूछा जा रहा है, तो किसके टाइम में जारी हुआ था? कनिष्क के टाइम में ही सोना चलाया, फिर शुद्ध सोना ज़्यादा चला दिया। कनिष्क की सबसे पहली बार खेती किस चीज़ की? कनिष्क आया तो क्या चीज़ का खेती किया? नाशपाती का खेती किया ना, मैंने नोट्स में सब बताया है। अगर आपको नहीं याद है तो पहले नोट्स देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आके क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो नाशपाती का खेती सबसे पहले हुआ। कनिष्क के समय किस नाविक ने मशहूर की खोज की थी? कनिष्क के बाद कौन सा नाविक था जो मशहूर का खोज किया था? हिमपाल ही शायद। ओके, इसको मैं देख के बताऊंगी हिमपाल है या हिमयात है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया? डी, कनिष्क ने किया था। रेशम मार्ग यहाँ पे इंडिया में ऊपर है, तो यहाँ से जो चाइना लेकर जाता था अपना व्यापार के लिए कपास वगैरह, तो यहाँ पे रेशम मार्ग पे उन्होंने उनसे कब्जा भी कर लिया और टैक्स लेने लगे। तो इससे उनका ये जब टैक्स लेने लगेगा तो उनका सुधार, उनके पास आएगा, इनकम होगा ना टैक्स आने से। ऐसे ही पहले चाइना वाला जाते थे। तो 17 का डी। 18 कनिष्क की मृत्यु कब हो गई? कनिष्क की मृत्यु कितने एडी में हुई थी? तो 1005 में। हाँ 1005 ए नंबर। 19 नंबर, कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन थे? वसुदेव थे। सी नंबर होगा। 1 मिनट, क्या होगा? 20 नंबर, कुषाण वंश के सामंतों को आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? देखिए सामंत किसको बोला जाता था पता है ना? जो कुषाण के अधिकारी लोग ही रहते थे, तो जिनको जमीन दिया था अधिकारी को वेतन के बदले जमीन, तो वो सामंत कहलाते थे। तो वो सामंत ही वर्चस्व उनका ज़्यादा हो जाता था, मतलब उनके पास ज़मीन राजा से ज़्यादा हो जाता था, तो वही आगे जाके विद्रोह कर देते थे। तो कौन बने थे? गुप्ता वंश बना था। कुषाण के ही सामंत गुप्ता थे, तो गुप्ता वंश होगा। कनिष्क के समय 21 नंबर क्वेश्चन, किस काल शैली का विकास हुआ? कौन सा कला शैली का विकास हुआ? ज़्यादा कला शैली किसका विकास हुआ? तो मथुरा कला शैली का ज़्यादा विकास हुआ। और गांधार शैली में भी देखिएगा, गांधार शैली में बौद्ध की ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हैं। गांधार शैली की सबसे अधिक मूर्तियाँ किसकी बनी है? ओके, क्वेश्चन आ ही गया, बौद्ध की। सबसे ज़्यादा बौद्ध भगवान का मूर्ति मिला है। गांधार शैली की मूर्ति किस कलर की होती थी? तो गांधार शैली का मूर्ति होता था काला पत्थर का, काला कलर का, और मथुरा शैली का मूर्ति होता था लाल का। ठीक है, तो 23 का सी। और 24 नंबर क्वेश्चन, मथुरा शैली किस रंग के पत्थर उपयोग होता? अच्छा हाँ, लाल रंग, ए आंसर होगा। 25 नंबर, आम्रावती शैली का विकास कहाँ हुआ? आम्रावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में होगा। आंध्र सातवाहन लोग ने ज़्यादा किया था शैली का विकास। आंध्र सातवाहन कहाँ? महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश गए थे ना, वही लोग। गुप्ता वंश के संस्थापक कौन थे? मेन संस्थापक तो नहीं, संस्थापक श्री गुप्त हो गए। 26 का ए।
और 27 नंबर में दिया हुआ गुप्ता वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को बोला गया, ऐसे श्रीगुप्त थे जिन्हें अपने अपने आप को राजा घोषित किया, और उन्होंने राजा रानी का सिक्का चलाया, इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शादी के बाद। प्राचीन भारत किस वंश का शासन युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्ता वंश को स्वर्ण युग बोला था। क्यों? क्योंकि इस टाइम देखिए नवरत्न वगैरह रहेंगे ना इनके दरबार में, तो उन्होंने मैथ गणित का जीरो पाई आर्यभट्ट आए उस टाइम, फिर नागार्जुन जो बहुत सारे सिद्धांत दिए, जो आइंस्टीन कहलवाया गया, फिर इनके टाइम में मंदिर वगैरह भी बहुत बना, फिर विश्वविद्यालय बना, नालंदा विश्वविद्यालय। तो यानी ये स्वर्ण काल कहलाया, सबसे अच्छा काल, बहुत सारा मतलब डेवलपमेंट वाला काम इन्हीं के टाइम में। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्ता शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था? कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम किए थे अपने शादी के टाइम में राजा रानी का सिक्का। किनसे शादी किया था उन्होंने? शादी किया था ना कुमार देवी से, उन्हीं के बेटा फिर समुद्रगुप्त होते हैं। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्री किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्री समुद्रगुप्त को बोला गया। क्यों? क्योंकि उनके पिता जो चंद्रगुप्त ये प्रथम थे, उन्होंने अपना शादी किसी लिच्छवी गणराज की रानी कुमारी देवी से किया था। उसी टाइम राजा रानी का सिक्का चला, फिर उन्हीं के बेटा समुद्रगुप्त कहला, तो वो ननिहाल पड़ा ना लिच्छवी, तो इसीलिए लिच्छवी दोहित्री भी कहला है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो धरनी वंश से, जब उन्होंने पूरा मतलब इंडिया जीत लिया, नीचे वाला दक्षिण भारत, तो धरनी वंश कहलाया। दक्षिण भारत जीतने के बाद वहाँ पे मतलब गए नहीं, 12 राज्यों से टैक्स लेने लगे थे, तो वो धरनीवंत कहलाए। फिर इंडिया का नेपोलियन, इसको कौन बोला था? BS स्मिथ ने भी बोला था। ठीक है। कवि राज्य भी क्यों कहलाए? क्योंकि इन्हें कवि के मतलब करने का बहुत शौक था, तो कृष्ण चरिता बुक भी इन्होंने लिखा था। तो समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारा ये लिखित होते कहला है मेन। 31 नंबर क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की? ये क्वेश्चन आ ही गया, BS स्मिथ ने किया था। 31 का सी। देखिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका पीछे वाला जो थोड़ा बहुत रिवीजन को दिमाग में आ जाए। 32 नंबर, पुराणों के अनुसार समुद्रगुप्त का कितने समुद्र का पानी पीता था घोड़ा? तो 3 जगह का। क्यों 3 जगह का? देखिए ये जो इंडिया था, तो यहाँ पे एक समुद्रगुप्त मेन राज करता था, गुप्ता वंश वाले, तो उन्होंने पहले जो गुप्ता वंश है, तो ये उत्तर भारत में तो उनका वर्चस्व था ही नहीं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को भी जीता, तो दक्षिण भारत को जीता तो वहाँ पे गए नहीं, बट वहाँ से टैक्स लो, मतलब कि कहीं पे आदमी नहीं जाता तो क्या करता है, अपने जगह पे रेंट पे देता, मतलब एक तरह से वहाँ से टैक्स लेने लगता है सामान वगैरह, तो टैक्स लेने लगे वहाँ के लोगों से। तो ये दक्षिण भारत में क्या है, नीचे 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 यहाँ पूरा पानी लगता है ना, अरब सागर बंगाल की खाड़ी इधर, तो और ऊपर तो पानी नहीं है, तो यही बोला गया है नीचे। तो 1 2 मेनली देखिए, 1 इधर पानी है, 2 और 3 इधर पानी, इसीलिए तीनों जगह का पानी पीता था, ये बोला गया, क्योंकि तीनों जगह उनका राज्य था। किस देश 33 नंबर क्वेश्चन, के शासक ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपने दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? कौन सा बौद्ध शासक था जो समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए? तो कहाँ का? श्रीलंका के आए थे, श्रीलंका का शासक आया था ना, अपने दूत को भेजा था। और श्रीलंका के शासक का नाम क्या था? तो मेघवर्मन नाम था, मेघवर्मन ने अपने दूत को भेजा था। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख किस सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो कौन से, किसके सैन्य अभियान? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान से। यहीं पे उन्होंने प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख से क्या पता चलता है कि उन्होंने दरबारी हरिसेन को रखा था, तो उनके साथ उन्होंने मतलब कि जगहों को जीता, और हरिसेन को दरबारी का भी रखा, तो इसी में उनको महासिंधी अभिराज का उपाधि भी मिला था, हरिसेन को दिया था।
इस अभिलेख में ये बताया गया, लिखा गया। 35 नंबर, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि कौन रहेंगे बताइए? हरिसेन ही, अभी हरिसेन थे ना, पर उनके कवि को रखे ना उन्होंने हरिसेन को, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख में लिखा हुआ। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त के किस पुस्तक की रचना की? समुद्रगुप्त जो राजा, वो किन्होंने किसकी रचना की? तो कृष्णचरिता का। ओके, और उनके कवि, उनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। ये डिफरेंस याद रखिएगा। वो भी एक तरह के कवि थे, लेकिन उन्होंने कवि भी रखा। और ये हर्षचरिता कादम्बरी कौन लिखा? तो बाणभट्ट ने लिखा। ठीक है, ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन आएंगे ना, उनके दरबारी कवि रहेंगे। समुद्रगुप्त 37 नंबर, समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा रहा? कौन सा रहेगा? मयूर शैली का। क्यों? क्योंकि वो अपना जैसे बीना बजाते थे ना, बीना बजाते थे, तो मयूर शैली ये सब का उनको ज़्यादा सिक्का चलाए थे। राजा रानी का सिक्का तो चंद्रगुप्त प्रथम चलाया था। मयूर शैली का सिक्का, फिर बीना, इस तरह का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। चांदी का सिक्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? तो समुद्र के बाद कौन बनेगा अगला शासक? ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत है। समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक, समुद्रगुप्त थे ना, इनके बेटे दो थे। एक थे रामगुप्त और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये जो रामगुप्त है ना, तो भ्रष्ट थे, तो कुछ देर के लिए रामगुप्त बने थे। उसके बाद मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय जब इनके भ्रष्टता को देखा, तो उन्होंने इनको, रामगुप्त को मार दिया और खुद शासक बन गए। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय मेन शासक होगा, लेकिन रामगुप्त भी ऑप्शन में दिया होता है, रामगुप्त भी होना चाहिए, हो सकता है। इसके बाद रामगुप्त बने, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बने, कुछ टाइम के लिए बने ना। 29 नंबर, रामगुप्त की हत्या की चर्चा विशाखदत्त की किस पुस्तक में? विशाखदत्त कौन थे? एक इतिहासकार होंगे जो लिखने वाले होंगे, विशाखदत्त उनके। तो उन्होंने कौन सा बुक में ये चर्चा की कि रामगुप्त की हत्या कर दी समुद्रगुप्त द्वितीय ने? एक कारण और था मारने का। एक तो सिंहासन, मतलब कि अच्छे से राज्य नहीं कर रहे थे, वो भ्रष्ट थे, दारू मदिरा पर ज़्यादा लगे रहते थे रामगुप्त। और एक रीज़न और था कि उनकी भाभी, मतलब कि भाभी से शादी, मतलब कि उनका होना था चंद्रगुप्त द्वितीय से, लेकिन रामगुप्त ने उनसे शादी कर लिया था। तो इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने, मतलब कि उनकी भाभी हो गई, वो शादी हो गया, तो दोनों ने मिलके ही उनको मतलब मार दिया रामगुप्त को। तो विशाखदत्त की किस पुस्तक से पता चलता है बताइए? सी, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम एक तरह का नाटक है, जिसमें ये मतलब एक तरह का लव स्टोरी वाला नाटक है। ठीक है, विशाखदत्त की बुक। इसमें देखिए लिखा हो ना, देवी जो थी और चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त के बारे में दोनों की चर्चा। 40 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्ता ने शाकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि की? एकदम पूरी तरह से शाकों को किसने खत्म किया? किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब विक्रमादित्य के उसके बाद उपाधि किया धारण। इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? मतलब इतिहास में कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? तो 14 शासकों ने टोटल, ये मैंने नोट्स में पढ़ाया हुआ है। 42 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन किसका था? मतलब न्याय, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय किस लिए फेमस थे? एक तरह न्याय करने के लिए फेमस थे ना। तो उन्होंने पत्थर का बनाया था सिंहासन, उसी पे बैठ के न्याय करते थे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते, जिन्हें क्या कहा जाता है? नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न कौन कौन से दरबारी में? नवरत्न में कालिदास, अमरदास, ये धन्वंतरी, ये सब इम्पोर्टेंट थे।
चरक, ये सब इम्पोर्टेंट थे ना। चरक नहीं, सॉरी, चरक तो कनिष्क के टाइम में थे। धन्वंतरी इनके टाइम में वैद थे। ये सब इम्पोर्टेंट दरबारी कवि थे। देखिए, इनके दरबारी कवि भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? शेक्सपियर बोला गया था अमरदास को। ठीक है, नागार्जुन थे जिनको बोला गया भारत का आइंस्टीन। ओके। फिर कालिदास, कालिदास ने बहुत सारा बुक लिखा। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीन बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए, यह किस बुक में वर्णन है? तो फाहियान का किस बुक में वर्णन है? फ्यू क्यू की में। उसने अपने बुक फ्यू क्यू की में लिखा है। 45 नंबर, कवि कालिदास किसके दरबारी में रहते थे? कालिदास किसके दरबारी कवि थे मेन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ना रखा था। 46 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? देखिए, यही चीज यहाँ पे धन्वंतरी वैद्य होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। चरक किसके टाइम में थे? तो कनिष्क के टाइम में थे। ओके। और बिंबिसार के टाइम में बिंबिसार जो हर्यक वंश के थे ना, उनके टाइम में कौन दरबारी कवि थे? जीविक, जिन्होंने ही ना वो राजा को बचा, मतलब कि ये जीवक जो थे बिंबिसार के साथ। चलिए, इसका भी बता देती हूँ कि जो चंद्रपोद थे अवंती के राजा, उनका इलाज किया था एमपी में। तो एमपी में इलाज किया, इसीलिए बिंबिसार, जब वो ठीक हो गए चंद्रपोद, तो उन्होंने बिंबिसार के साथ अपना राज्य मिला लिया, यानी मगध के साथ। ठीक है, तो ये सब में इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, पिछला भूलते मत जाइएगा। चलिए, चंद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन होंगे? धन्वंतरी वैद्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने करवाया? तो कौन करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना? कुमारगुप्त करवाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन बनते हैं? कुमारगुप्त ही बनेंगे। फिर विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला पहला है, सबसे पहला। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें हॉस्टल की सुविधा मिला। हाँ, 49 में है ये। विश्व का सबसे पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। हॉस्टल की सुविधा देने वाला पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बनेगा। और तक्षशिला किस टाइम से? मौर्य वंश से ही तक्षशिला में ना पढ़ाई करते थे। वहीं के शिक्षक थे ना विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य बोला गया है। ठीक है, तो पहला तक्षशिला था, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा। 50 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था, यानी कि बर्बाद करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी था, ये तो सबको पता है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन, कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बने? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसके बाद कौन बने? तो उनके बाद महान शासक स्कंदगुप्त बने। ठीक है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किन्होंने करवाया? वही स्कंदगुप्त ने करवाया। 53 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुंडों को पराजित कर दिया? देखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, किस अभिलेख से पता चलता? तो देखिए, 2 अभिलेख है एक तरह से इम्पोर्टेंट। एक जूनागढ़ अभिलेख है ना, उसमें ना हुंडों को ना, जो हुर्नो है उनको मलेच्छ बोला गया, तब मलेच्छ। ओके। और एक जो ये भरित अभिलेख है ना, इसमें ही चर्चा है, मतलब कि हुंडों से हुंडों को हराया गया, इसमें चर्चा है भरित में। तो आंसर तो यही होना चाहिए। ठीक है। और ये जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जीत का अभिलेख का स्तंभ है, सॉरी, समुद्रगुप्त का जीत का स्तंभ लेख है, जिसमें हरिसेन दरबारी कवि थे, ये तो ठीक है। फिर मंदसौर, इसमें लिपि वगैरह का, मतलब कि वहाँ पे कौन कौन सी लिपि चल रही है, सब का है चर्चा। ठीक है, तो मेन भीतरी ही स्तंभ लेख होगा, और एक जूनागढ़ अभिलेख। इन्हीं दोनों में चर्चा है
कि हुंडों से गुप्ता वंश का मेनली स्कंदगुप्त के टाइम में गुप्ताओं का आक्रमण हुआ था। तो स्तंभीति अभिलेख में यही चर्चा है कि हुर्नों का आक्रमण स्कंदगुप्त में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त ने उन्हें हरा दिया था। फिर बाद में मतलब कि वैसे ही धीरे धीरे हुन आक्रमण करते रहेंगे तो उसके बाद गुप्ता वंश का समाप्त हो जाता है। स्कंदगुप्त के बाद उतना कोई नहीं संभाल पाते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण को अत्यंत विचलित हो गया? कौन हो गया? गुप्ता। फिर 25 नंबर, रजत सिक्का किसके द्वारा प्रथम गुप्ता शासक कौन सा था? यानी रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्ता शासक कौन सा था? रजत मतलब समझ रहे हैं, चांदी, सिल्वर। तो किन्होंने चलाया था चांदी या सिल्वर का सिक्का? बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना। और चंद्रगुप्त प्रथम ने तो राजा रानी का सिक्का चलाया था। ठीक है। समुद्रगुप्त ने फिर मयूर शैली का सिक्का चलाया। फिर 56 नंबर क्वेश्चन, भानुगुप्त ने किस अभिलेख में सती प्रथा की चर्चा है? ये तो आयरन अभिलेख में, आयरन अभिलेख में सती प्रथा की चर्चा है। ठीक है, भानुगुप्त ने लिखवाया था ये अभिलेख। उसके बाद गुप्ता की भाषा क्या थी? क्या भाषा रहेगा? उस टाइम ज़्यादा हिंदू का वर्चस्व हो रहा था, तो कौन सा ज़्यादा? तो उस टाइम संस्कृत चलता था, संस्कृत था उस टाइम, क्योंकि उनके दरबारी कवि ही सारे संस्कृत में बुक सब लिखे रहे हैं, जैसे देवी चंद्रगुप्त कालिदास ने लिखा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन, गुप्ता काल की राजधानी कहाँ थी? ये इम्पोर्टेंट। कहाँ थी? सब लोग पाटलिपुत्रा मारेंगे, लेकिन नहीं, कौशाम्बिक थी। शुरू में मैंने बताया था कि कौशाम्बिक को ही उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया एमपी के। फिर बाद में जाके कभी पाटलिपुत्रा बना था, बहुत बाद में जाके, लेकिन मेन राजधानी उन्होंने कौशाम्बी को ही रखा था। 59 नंबर क्वेश्चन, गुप्ता काल का अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था, कौन सा था? देखिए, भू राजस्व होगा। टैक्स उनका सबसे बड़ा स्रोत था, टैक्स लेना। टैक्स लेना क्यों? देखिए, टैक्स, देखिए ऊपर चाइना का भी जगह कुछ ये अधिकार में ले लिए थे, तो चाइना से भी ले रहे थे टैक्स, जो कपास का कपड़ा व्यापार के लिए ले जाते थे। और फिर नीचे नॉर्थ इंडिया से, दक्षिण भारत से भी टैक्स ले रहे थे, तो टैक्स। फिर 59 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, गुप्ता काल ने किस शासक की सबसे छोटी इकाई थी जो किसके अधीन थी? यानी शासन का सबसे छोटी इकाई गांव था जो किसके अधीन रहता था? किसके अधीन? ग्रामीण के अधीन। जैसे अभी मुखिया सरपंच होते हैं उस टाइम ग्रामीण। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था? किसके काल में? गुप्ता काल में। गुप्ता काल में ही सबसे ज़्यादा शिक्षा का अधिकार था, बताया गया। 62 नंबर क्वेश्चन, किस काल में गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ? किसके काल में? जिसके काल में नवरत्न रहेंगे ये सब रहेंगे, तो गुप्ता काल में। आर्यभट्ट ने पाई का खोज किया। इसी तरह से बहुत सारे इनके टाइम दरबारी कवि थे, जैसे कि नागार्जुन ने बहुत सारा सिद्धांत दिया ज्योतिष में। फिर 63 नंबर क्वेश्चन, अजंता कलाकृति किससे संबंधित? गुप्ता काल से। गुप्ता काल में ज़्यादा कलाकृति, इसलिए तो इनको स्वर्णकाल बोला गया। इन्हीं के टाइम में सबसे ज़्यादा कलाकृति, जैसे कि अजंता की गुफा, बामियान मूर्ति, ये सब चला बना। 64 नंबर, अजंता किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? कौन धर्म के लिए? यही अजंता ही एक गुफा जिसमें बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों का, यानी आंसर डी होगा। 65 नंबर, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? अफगानिस्तान, बामियान में जो बौद्ध का सबसे ऊंचा प्रतिमा बना था ना अफगानिस्तान में, जिसको किन्होंने तोड़ा था? रोहनिया वाले, ये जो म्यांमार के रोहनिया वाले, उन्होंने जाके बम फोड़ दिया था। तो 66 नंबर क्वेश्चन, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? महरौली का किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। 67 नंबर, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे, क्या थे? वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट थे।
68 नंबर, गुप्ता साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? किनको कर रहित मतलब टैक्स नहीं देना रहता था, तो किन लोगों को? सैन्य अधिकारी, ब्राह्मण, सिविल अधिकारी, दरबारी, विद्वान। ये सैनिक अधिकारी को है ना, इसके बाद सामंत आएंगे, तो ऐसे ब्राह्मणों को भी बोल दिया गया। ये थोड़ा सा मैं क्रॉस चेक कर लूँगी। 68 नंबर, ऐसे सैन्य अधिकारी होना चाहिए। 59 नंबर, गुप्ता वंश प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य कला में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाए, फिर बौद्ध की मूर्ति म्यान में बनवाया, अजंता, बाग, गुफा, ये सब बनाया गुप्ता काल में ही। 70 नंबर, हुन्नों की राजधानी कहाँ थी? तो हुन्नों की राजधानी कहाँ बनाएगा? जहाँ से आएगा बामियान में, अफगानिस्तान की तरफ से आया था उन्होंने। 71 नंबर क्वेश्चन, तोरमान या मिहिर कुल किस जाति दल का था? किसका? यूची कबीला का था सब। किस अभिलेख में हुंडो का मलेक शब्द का उपयोग? किस में? जूनागढ़, अभी मैंने ऊपर बताया था। 73 नंबर, पुष्पवती वर्धन का वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्पवती वर्धन ही थे। 54 नंबर, पुष्पवती वर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? थानेश्वर, हरियाणा के थानेश्वर में। तब ना फिर उनकी जो बहन रहेंगी राजश्री, पुष्पवती के बाद आएंगे राजवर्मन, तो उनकी बेटी रहेगी राजश्री, उनका विवाह उन्होंने कन्नौज राजधानी में कर देते हैं। फिर 75 नंबर, पुष्पवती वर्धन के कितने संतान थे? 3 संतान थे, राजश्री, राजवर्मन और हर्षवर्धन। मेन इनका आगे का नाम नहीं दिया, मेन प्रभाकर वर्धन यहाँ पे होना चाहिए। पुष्पवती थे ना, उसके बाद प्रभाकर वर्धन के कितने संतान पूछा जाना चाहिए? 3 संतान। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा किससे हुआ? 76 नंबर, किससे हुआ था? कन्नौज के राजा कौन थे? कन्नौज का मतलब मेन राजा का नाम क्या था? तो ग्रहवर्मन ही नाम था। हाँ, एक्चुअली में हाँ ग्रहवर्मन, ठीक है, राज सी होगा ग्रहवर्मन। मालवा 77 नंबर, मालवा के किस शासक ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी? कौन से शासक ने? मालवा के कौन से शासक ने ग्रहवर्मन की कर दी थी? तो देवगुप्त। ग्रहवर्मन जो उनके पति थे, तो उनका हत्या कौन करेगा? यहाँ पे गलत दे दिया है ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन गलत नहीं दिया है, क्योंकि देखिए ग्रहवर्मन का हत्या हाँ देवगुप्त ने, नहीं सॉरी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। देखिए ग्रहवर्मन थे तो उनका हत्या कर दिया देवगुप्त ने, मैंने गुप्त से मतलब कंफ्यूज हो, गुप्त होंगे, देवगुप्त। और जब देवगुप्त मार दिया तो फिर इनका जो राजश्री के बड़े भाई हैं राजवर्मन, वो आके इनको मार देंगे, राजवर्मन। फिर राजवर्मन को शशांक मार देगा और शशांक को मारेगा फिर हर्षवर्धन। चलिए, तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देवगुप्त की हत्या किसने की? ओह 78 नहीं, 77 नंबर का आंसर क्या होगा? देवगुप्त, बी। और 78 नंबर, देवगुप्त की हत्या किसने किया? तो फिर राजवर्मन ने किया, उनका बड़े भाई राजश्री के। फिर 59 नंबर, बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवाया? कौन कटवाया था? शशांक। शशांक ही जो बोधि वृक्ष को कटवाया था बंगाल से आके, फिर राजवर्मन को मारता है। फिर 80 नंबर, वर्तमान में जो अभी है बोधि वृक्ष कौन सी पीढ़ी की है? तो 6ठी पीढ़ी की है। शशांक की हत्या किसने किया? तो हर्षवर्धन कर देंगे, अपने भाई का बदला लेते हैं। फिर देखिए 95 क्वेश्चन ही है। 82 नंबर, हर्षवर्धन ने राजश्री का पता कौन से बौद्ध भिक्षुक के सहयोग से लगाया था? मतलब राजश्री भाग गई थी ना डर के शशांक से, राजश्री भाग गई थी ग्रहवर्मन को, जब उनके पति को मार दिया गया
तो फिर वो जंगल भाग गई थी, तो उनका पता लगाने के लिए एक बौद्ध भिक्षु को बोले थे। तो भिक्षु का नाम बताइए क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो दिवाकर नाम था, डी आंसर। देखिए देवकर और दिवाकर दोनों सिमिलर है, डी होगा दिवाकर। हर्षवर्धन अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो हर्षवर्धन कहाँ बनाया? पहले तो उनका हरियाणा के पास बनाए थे ना, नागौर में। तो फिर वो बहन के जहाँ पे राज्य था उनका, वहीं पे आके फिर राज्य करने लगे। तो कन्नौज में बहन के संरक्षण में काम करने लगे, उनको रानी रहने दिया, अपने उनको मतलब सिर्फ देखभाल कर रहे थे। तो कन्नौज, डी आंसर होगा। 84 नंबर, हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तक की रचना किया था? हर्षवर्धन उन्होंने पहले के मतलब राजा सब अपना बुक का भी रचना देखिए करते थे, ये देखते हैं हम लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने नागनंदन के को भी किया, रत्नावली, प्रियदार्शनिक, सब डी आंसर होगा। 85 नंबर, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, और पीछे हम लोगों ने किनका, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। तो ये सब रिलेट करके याद रखते जाना है। कादम्बरी और हर्षचरिता किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। 87 नंबर, किसके काल को चोर और डाकू का काल कहा जाता है? यानी चोर डाकू का काल किसको कहा गया? चोर और डाकू का काल। हर्षवर्धन के काल को ही बोला हुआ गया हुआ। देखिए हर्षवर्धन का क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम में ना मतलब कि डाकू वगैरह चोर वगैरह ज़्यादा हो गए थे। और देखिए, और स्वर्ण काल किन को कहा गया? तो गुप्ता काल को। गुप्ता काल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया। 88 नंबर, हर्षवर्धन के समय किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी? किसने किया था? ह्वेंगसॉन ने। वो यहाँ पढ़ने आया था, फिर पढ़ाने भी लगा। तो ह्वेंगसॉन्ग ही पांचवा बौद्ध संगीति किसको बोला गया? महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष भी बना। 89 नंबर, यात्री को राजकुमार या नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि किसे कहा गया? यात्री को तो किसे कहा गया? फाहियान को कहा गया। 90, सम्राट हर्षवर्धन ने कहा 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? कन्नौज एवं प्रयाग में, यही किया गया था। फिर 91 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणी वर्तक आगमन को किसने रोका था? मतलब हर्षवर्धन के किसने रोका था? तो नीचे देखिए हर्षवर्धन नहीं ना मतलब जाते हैं तो हार के आ जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का अब आगे पढ़ना रहेगा हम लोग को, तो उसने रोक दिया था। फिर 92 नंबर, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गई? तो 1647 ईस्वी में। 93, इतिहासकार में किस राजा की मृत्यु युग का युग परिवर्तन कहा गया? किसको? हर्षवर्धन की मृत्यु। देखिए हर्षवर्धन का जो यहाँ पे मृत्यु था, तो जो उत्तर भारत में मेनली मगध ये सब जो राजाओं का शासक रहता था उनका मतलब वर्चस्व खत्म हो गया। अब कोई इतना महान राजा नहीं रहे कि मगध में सबको मिला के रख सके या उत्तर भारत में सबको मिला के रख सके। इसके बाद दक्षिण भारत वाले का वर्चस्व बढ़ गया, क्योंकि यहाँ वाले कमज़ोर हो गए। हर्षवर्धन के मरने के बाद उनका कोई मतलब कि संतान नहीं था, उन्होंने शादी नहीं किया था, तो उनका वंश आगे चल नहीं पाया। और ये दक्षिण भारत से फिर इधर से फिर बंगाल की तरफ से सब आक्रमण करने लगे और उनको मतलब जीतने लगा। तो ये एक तरह का युग परिवर्तन का दिवस रहा, क्योंकि इसके पहले उत्तर भारत का ही वर्चस्व रह रहा है। देख रहे हैं ना हम लोग, मौर्य वंश में, गुप्ता वंश में, ये सब में तो उन लोग का ही वर्चस्व ज़्यादा रह रहा है, तो इसीलिए युग परिवर्तन बोला गया। फिर 94 नंबर क्वेश्चन, ह्वेंगसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सूती कपड़े का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। 94 का बी मथुरा होगा।
इसी को सांस्कृतिक राजधानी भी बनाया था उन्होंने। ठीक है, फिर पंचमा लास्ट क्वेश्चन, ऐहोर अभिलेख कहाँ पे है? कहाँ है ऐहोर अभिलेख? कहाँ पे है? तो कर्नाटक में, कर्नाटक में है ऐहोर अभिलेख। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, टोटल 95 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको कैसा लगा ये सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ सजेशन देना चाह रहे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन आगे का रिवीजन क्लास रहेगा उसमें, यानी कि दक्षिण भारत का। ऊपर का हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर चुका था लास्ट वीडियो में। ये उत्तर भारत से जो गुप्ता वंश अब हो गए, फिर वर्धन वंश हो गए, तब दक्षिण भारत का वर्चस्व हम लोगों ने देखा पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ से संगम काल का नोट्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के बाय, गुड डे।